बेटा, इतने बड़े गम से निकलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। हाँ माँ, देखिए मैं हूं ना, अगर एक बेटा बेकार निकला तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा तो है ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा माँ, हमेशा। अब जीतू भी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ना बेटा ना, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, रो मत बेटा। हाँ माँ। तभी वहाँ जीतू की पत्नी मुस्कान आ जाती है और वो भी इन दोनों को ऐसे भावुक होते देख कर रोने लगती है। आप दोनों परेशान मत होइए, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मुस्कान। वही मुस्कान को देखकर अपर्णा खुश नहीं थी, क्योंकि अपर्णा के मन में मुस्कान को लेकर बहुत गुस्सा था। उसका मानना था कि जब से मुस्कान घर में आई है तब से ही घर में सब कुछ बुरा हो रहा है। दरअसल जब जीतू की शादी हुई थी उसके 2 महीने बाद से ही अपर्णा के पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। अच्छा माँ जी, जीतू जी खाना बन चुका है, आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ चलो। उसके बाद सभी लोग बैठकर खाना पीना करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अपर्णा की बड़ी बहन रंभा उनके घर आती है। रंभा उस समय बहुत रो रही थी। अरे दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे अपर्णा क्या बताओ, मेरी बहू ने मेरे बेटे के इतने कान भरे कि आज उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या? हे भगवान, कैसा ज़माना आ गया है, इस दुनिया में कोई अच्छी बहू है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता अपर्णा, लेकिन अब तो ये बता मैं कहाँ जाऊँ। इतनी उम्र में मुझे कोई काम तो देगा नहीं। अरे दीदी कैसी बात करती हो, हमारे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत है क्या? हम सब है ना। भले ही तुम्हारे इकलौते बेटे ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, जीतू है ना, वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है। हाँ मौसी जी, और क्या? मुझे पता था तुम लोग मेरे दुख को ज़रूर समझोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर एक बहन ही दूसरी बहन के काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा। आप रो मत दीदी, तुम्हारे बेटे और बहू को इस बात का बहुत पछतावा होगा एक दिन। पता नहीं अपर्णा, आजकल की बहुएं ऐसी क्यों होती हैं। आप परेशान मत हो दीदी, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। चलिए कमरे में चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, रो रो के आपका हाल बुरा हो गया है। हाँ बहन चल। अपर्णा अपनी बहन को लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मुस्कान को अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। जीतू जी, मुझे पता है कि माँ जी मुझे अच्छा नहीं मानती है। अरे मुस्कान, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। माँ जो भी कहती है ना उसको दिल पर मत लगाया करो, उन्हें समझो। देखो अभी तो वो रौनक के गम को भी भुला नहीं पाई है। हाँ जीतू जी, आप सही कहते हो। अच्छा मैं पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ देख लेना मुस्कान। जी जी बिल्कुल, आप आराम से जाइए। जीतू अपने पिताजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर मुस्कान खाना लेकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। सासू माँ, मौसी जी आपके लिए खाना। यहीं रख दे और तू जा। जी। मुस्कान खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। अपर्णा, तूने और तेरे बेटे ने तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा, लेकिन तेरी बहू ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। लगता है मेरे यहाँ आने से तेरी बहू बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे दीदी, इसे तुम्हारे आने की खुशी तो छोड़ो, मेरे यहाँ रहने की भी कौन सी खुशी है? क्या मतलब? अरे जब से इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, पूरा घर बिखर गया। आप शगुनी है ये, ऊपर से कुछ काम सही से नहीं करती। इसके कहने पर घर पर झाड़ू पोछा लगाने वाली लगवाई है। बताओ, हमारे ज़माने में कितनी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन तब भी सारा काम खुद ही किया करते थे। क्या करूँ, जीतू तो इसकी ही बात सुनता है बस। एक बहू तो मेरे छोटे बेटे को ले गई और जो यहाँ है वो इसके वश में है। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है दीदी। अरे अपर्णा, ऐसा क्यों कहती है तू? तेरी जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? तेरे दुश्मन की जिंदगी बर्बाद हो। हाँ दीदी, आजकल ना मुझे बहुत अकेला अकेला सा लगता है। जीतू के पिताजी की तबीयत भी सही नहीं रहती, इसलिए उनसे भी कुछ नहीं बोल पाती मैं। तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तू अपने सारी दुख मुझसे बांटा कर, बातें छुपाकर मन में मत रखना। मैं तेरी दीदी हूँ, मुझसे अच्छा भला तुझे कौन समझ सकता है, बता। हाँ दीदी, ये तो मुझे पता है, एक आप ही हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। तो दोनों बहनें ऐसी ही बातें करते करते खाना खाती हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्कान जब पानी देने आती है तो उन दोनों की बात सुन लेती है। बेचारी मुस्कान कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने आंसू पोंछकर दोबारा किचन में चली जाती है। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी मुझे अच्छा माने? आखिर मैं ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ जिससे मैं माँ जी के सामने हमेशा बुरी बन जाती हूँ? अरे ओ बहू, पानी तो लेकर आ। हाँ माँ जी, अभी लाई। वो जल्दी से पानी के 2 ग्लास लेकर उनके कमरे में दे आती है। अरे बहू, जब खाना देते हैं तो पानी भी साथ में देते हैं, पता है ना? अरे छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखा कर बहू। जी माँ जी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब जाओ और वो अपने ससुर जी के पुराने कंबल धो दो, सारे कंबल गंदे पड़े हैं। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन अपर्णा जब मंदिर से पूजा करके वापस लौटती है तो वो अपने पति राम को प्रसाद देने के लिए उनके कमरे में जाती है। अजी उठिए, सुबह के 11 बज चुके हैं और आप अभी तक उठे नहीं। अजी उठिए।
लेकिन अपर्णा की आवाज़ सुनने के बाद भी राम बिल्कुल नहीं हिलता। अपर्णा चिंता में पड़ जाती है। वो राम को अपने हाथों से हिलाते हुए पूछने लगती है, अजय क्या हुआ? जीतू के पापा उठिए ना। इसके बावजूद भी राम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अपर्णा जोर से चीख पड़ती है। चीख सुनकर सभी लोग वहां जाते हैं। जीतू अपने पिताजी की सांसें चेक करता है तो पता चलता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही। नहीं, नहीं जीतू के पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, बस संभालिए खुद को माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। संभाल खुद को बहना, संभाल। उस दिन जीतू के घर में मातम छा जाता है। सभी लोग जीतू के पिताजी के दुख में डूब जाते हैं। इस बात को 3 दिन हो जाते हैं कि चौथे दिन दरवाजे की घंटी बजती है। अपर्णा की छोटी बेटी निशा दरवाजा खोलती है तो चौंक जाती है। आप? निशा की आवाज़ सुनकर जीतू, अपर्णा और बाकी लोगों का भी ध्यान दरवाजे की ओर जाता है तो सबको पता चलता है कि अपर्णा का छोटा बेटा रौनक और उसकी पत्नी निहारिका विदेश से आए हैं। दरअसल रौनक को उसके चाचा की FP पोस्ट के जरिए पता चला था कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। अपर्णा रौनक को वहां देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। ननद जी नमस्ते। निशा मुंह फेर लेती है। हम आपकी कोई ननद वानद नहीं है, समझी? अपनी भाभी से ऐसे बात करती हो? भैया, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपका जो भी हक था ना, वो आप खो चुके हैं। अपनी बकवास बंद कर और मुझे अंदर जाने दे। वैसे भी मैं तुझसे नहीं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। रौनक जबरदस्ती अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर के अंदर घुस जाता है। रौनक तो इतने दिनों बाद आया, तुझे अपनी माँ की एक दिन भी याद नहीं आई? इस लड़की के लिए तूने अपने परिवार को भुला दिया। माफ़ कर दो ना माँ, गलती तो बच्चों से ही होती है ना। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। माँ, तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना? रौनक की मीठी मीठी बातें सुनकर अपर्णा उसकी बातों में आने लगती है कि तभी जीतू बोल पड़ता है। माँ, आप फिर से इसकी बातों पर आ रही है? जिसने आपको छोड़ दिया था और एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में हैं और क्या कर रही हैं। हाँ रौनक, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, क्यों किया बता? माँ समझा करो, मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन मैं सबको बताता नहीं। वहाँ बहुत काम होता है माँ, बस इसीलिए फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है। क्या मतलब? तू यहाँ घर का हिस्सा लेने आया ना? क्यों? तुझसे बड़ा नीच आदमी मैंने कभी देखा नहीं रौनक। मुझे तो शर्म आती है कि तेरे जैसा कोई भाई भी है मेरा। हाँ ठीक है, अगर तुम लोग सीधा मेन पॉइंट पर ही आना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए। हाँ, मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है और मैं अपना हिस्सा लेकर आऊँगा बस। बेटा तुझे क्या हो गया है? तू ठीक तो है ना? कैसी बात कर रहा है तू? वाह रौनक भैया वाह, बस इसी चीज़ की उम्मीद थी आपसे। देखिए देवर जी, इतने साल हमने माँ और पिताजी की सेवा की है, अब आपको क्या चाहिए? तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इतने साल तक तू विदेश में रहा, वहाँ मौज करता रहा और यहाँ हम सबको कष्ट झेलने पड़े, और अब तू हिस्से की बात कर रहा है। हाँ रौनक, तेरी पढ़ाई के लिए ये घर हमने गिरवी रखा था। जीतू बेचारा अकेला पड़ गया था। घर के सारे खर्चे, बाहर के खर्चे सब वही तो उठा रहा था। कई बार तो लोन की इंस्टॉलमेंट तक नहीं भर पाता था जीतू। हाँ, और ये घर जाने वाला था। वो तो मेरे पति अच्छे थे कि उन्होंने मेरी माँ की मदद करी और घर छुड़वा लिया। ये घर पर दामाद जी और मेरी बेटी का हक है। अब मैं उनके साथ ही रहूंगी। झूठ बोल रहे हो तुम सब, ताकि मुझे इस घर में कोई हिस्सा ना देना पड़े। अब सब आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर का छोटा बेटा होने के नाते इस घर पे मेरा हक बनता है। मैं लॉयर से बात करूंगा। तो उस दिन लोगों के सामने बहुत बड़ा तमाशा होता है। वहीं राम की चौथी में आए हुए लोग भी उनके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। खैर, अगला दिन आता है और सभी एक घर में थे। तभी निहारिका अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। देखिए तो दीदी, पैसों के लिए कितना नाटक करते हैं लोग। हाँ बहना, इतना नाटक तो नौटंकी वाले भी नहीं करते होंगे। पता नहीं चाय में क्या मिलाकर लाई होगी। मौसी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं भला चाय में क्यों मिलाकर कुछ लाऊंगी? Why will I? अरे चुप, बड़ी अंग्रेजी झाड़ती है। तेरा क्या भरोसा, रौनक को तो तूने अपनी तरफ कर लिया है। अब पता नहीं कहीं हमें भी अपनी तरफ करने के लिए इसमें कुछ मिला दे। चुपचाप अपनी चाय लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं ऐसी कड़वी बातें बोलूंगी कि तेरे कान से खून निकलने लगेगा। अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर निहारिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी मुस्कान आती है। माँ जी एक बात कहूँ? हाँ बोल। माँ जी, देवरानी जी को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बड़ी आई उसका साथ देने वाली। अरे दीदी, साथ क्यों नहीं देगी? ये भी तो उसी खेत की मूली है। चल निकल जा यहाँ से। बेचारी मुस्कान भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निहारिका रौनक को ये बातें बताने का सोचती है, लेकिन रौनक बहुत देर से किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दरअसल शादी के 1 साल बाद ही रौनक बदल गया था। दोनों का रिलेशनशिप भी कुछ सही नहीं चल रहा था। निहारिका तो सीधी थी, बल्कि रौनक ही था जो पैसों का लालची था। खैर, उसी शाम रौनक घर से बाहर जाता है। दरअसल वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मीना से रेस्टोरेंट में मिलने गया था।
यार मैं तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सच कहूँ मैंने ना निहारिका से शादी करके गलती कर दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे डिवोर्स लूँ। अरे साफ साफ बोल दो ना। यही तो नहीं कर सकता मैं, क्या बताऊँ। उसके पिताजी ने मुझ पर बहुत पैसे खर्च किए और अगर मैंने उसके पिताजी से कुछ बोला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काश वो बुड्ढा जल्दी मर जाए। सही कह रही हो। दोनों बैठकर हंसते हंसते बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर निहारिका उनसे 2 सीट दूर बैठी हुई चुपके से उन दोनों को देख रही थी। रौनक जी क्यों? मेरे प्यार में आखिर क्या कमी थी? बेचारी निहारिका बहुत दुखी होती है। वहीं उसकी थोड़ी देर बाद मीना और रौनक रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं। निहारिका उन दोनों के सामने आ जाती है। वाह रौनक वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अरे वो निहारिका हम दोनों सिर्फ दोस्त है। अच्छा, अंदर तो तुम दोनों बहुत गले मिल रहे थे, अब क्या हुआ? डर रहे हो क्या? देखो निहारिका ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर ऐसा क्या है रौनक? तुमने कहा था कि मीना ने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी तुम ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हो। बकवास बंद कर समझी। एक तो शादीशुदा मर्द के साथ घूमती है, ऊपर से उल्टा धौंस जमाती है। थू है तुझ पर। चुपचाप यहाँ से चली जा वरना क्या? बोल वरना क्या? मैं तुझे बताती हूँ सच क्या है। रौनक सिर्फ मुझसे प्यार करता है और ये तुझे बहुत जल्द डिवोर्स देने वाला है, समझी? अब निकल यहाँ से, जा बुझाकर गाड़ी के पास ले जाता है। देखो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम कल आराम से सुलझा लेंगे। मीना प्लीज चुप हो जाओ। तभी वहां पर 4 नकाबपोश नौजवान लड़के आ जाते हैं जिनके हाथ में हॉकी चेन और डंडा था। मार साले को मार। वो 4 आदमी रौनक की तरफ बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? ये कहते ही वो आदमी रौनक को बुरी तरह मारने लगते हैं। मीना तो ये सब देखकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर निहारिका अपने पति को बचाने के लिए खुद भी चोट खाती है। रौनक मार खाता हुआ अपनी पत्नी की ओर देखता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। रौनक को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद रंभा का बेटा और बहू उसे घर लेने आते हैं और आकर जीतू के घर वालों को रंभा की सच्चाई बताते हैं। रंभा की बहू बुरी नहीं थी, बल्कि रंभा ही हमेशा उसे बेवजह ताने मारा करती थी। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी बहू पर इल्जाम लगाया कि उसका होने वाला बच्चा उसका नहीं है। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी अपर्णा। नहीं दीदी, आपको जाना होगा। देखिए सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि असली खुशी तो अपने परिवार के साथ ही होती है। तो अपर्णा अपनी दीदी को समझा बुझाकर उसे अपने घर भेज देती है। वहीं रौनक भी कुछ दिन में ठीक हो जाता है। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ हमेशा गलत किया। मुझे अब इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, देर से आए पर दुरुस्त आए बेटा। हाँ भैया, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए पहले। हाँ रौनक, मैंने भी तुमको माफ़ किया। थैंक यू निहारिका। तो इस परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी साथ रहते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो ना। वो जो लाल वाला बटन है उस पर चिकन गोलगप्पे फेंक के मारो या विमल वाली आइसक्रीम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दो यार, छोटा सा चैनल है, पत्री का इलाज कराना है। बाय।